नमस्ते। आज मेरे साथ एक बहुत अहम मेहमान आशुतोष साहब। मैं जब इसके लिए मैंने इनसे आग्रह किया कि हम लोग थोड़ा आम आदमी पार्टी की बात कर लें, तो हमने कहा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों तरह से यू आर द मोस्ट क्वालिफाइड मैन। मेरे हिसाब से जो मेरे जानकारी में, मेरे जो मित्रों में जो है, उसमें आप क्वालिफाई करते हैं। आशुतोष भाई, ये जो हुआ, जो राघव चड्ढा वाला इंसिडेंट है, उसमें ठीक है, उसका किसी का फायदा किसी का नुकसान, बहुत सी चीजें आ रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो बेसिक, हम बता दें, जब 2011 में आई, सब देश ने बहुत उम्मीद से देखा था। एक वर्ग ऐसा था जो मिडिल क्लास था, जो पढ़ा लिखा था, आईआईटी वाले थे, इंजीनियर थे, उनको बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद काफी पहले टूट चुकी थी। ये जो अभी हुआ, ये क्या लैक ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी है, या ये जो बीजेपी जिस तरह से ऑपरेट करती है कि साम दाम दंड भेद, ये उसका नतीजा है कि राघव चड्ढा, जिनके बारे में सबको थोड़ा डाउट था, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो ये जाके इंग्लैंड बैठ गए थे इस बहाने से कि मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है, चीजें उसी समय से पता थी कि किस तरफ जा रही हैं। ये आखिर अंतोगत्वा, नॉट एज एन वन इंसिडेंट, ये कारण क्या है? इस तरह की पार्टीज क्या संभव नहीं है? जिस तरह की पार्टी आम आदमी पार्टी बनी, आप सब लोगों को लगा था, आप सब लोग भी गए थे, बहुत उम्मीद के साथ गए थे, ये हुआ क्या आशुतोष भाई? देखिए आनंद जी, अगर उम्मीद नहीं होती तो हम खुद अपनी नौकरी छोड़ के इस पार्टी में तो नहीं जाते। ठीक बात। हाँ। तो उम्मीद तो थी, और उस वक्त तो हमें लग रहा था कि एक क्रांति हो रही है और इस क्रांति में हम लोगों को हिस्सेदार होना चाहिए था। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, दरअसल मैंने तो बाकायदा इस पे लिखा भी है, मैं बार बार कह भी रहा हूं कि ये तो होना ही था। होना इसलिए था क्योंकि जिनको हैरानी हो रही है, तो या तो वो देख नहीं पा रहे थे चीजों को, या देखना नहीं चाहते थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल दोनों ने पार्टी इतनी देर से छोड़ी, मुझे तो इस बारे में हैरानी है। दोनों ने इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मुझे इस पे हैरानी है। और जो 4 बिजनेसमैन थे जिनको राज्यसभा की टिकट दी गई थी, वो कितने दिन भारतीय जनता पार्टी और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापों को बर्दाश्त कर सकते थे? आपको याद होगा कि जब राघव को हटाया गया और उनकी जगह जब अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाया गया राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का, तो उसके कुछ दिनों के बाद उनके घर पे छापे पड़े और 11 लोकेशन पर 3 दिन तक वो छापे चलते रहे। तो अब अशोक मित्तल जी के सामने एक ही ऑप्शन था, या तो वो सरेंडर कर दें या फिर अपने धंधे को चौपट कर लें। तो समझदार आदमी थे, उनका धंधा चौपट कौन करेगा? पार्टी ही बदल लो, सुरक्षित भी रहोगे और सकता प्रॉस्पर भी करो। उन्हीं के साथ साथ अगर आपको ध्यान होगा, एक दूसरे मंत्री जिनका नाम है संजीव अरोड़ा, उनके यहाँ भी छापे पड़े थे। तो एक बिजनेसमैन के यहाँ छापे पड़ने का अर्थ था कि बाकी के जो 3 बिजनेसमैन थे जो राज्यसभा में थे, उनके लिए संदेश बहुत स्पष्ट था। तो 6 लोगों के, राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, आर.के. गुप्ता, साहनी और एक सज्जन और है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, इन 6 लोगों ने पार्टी इतने देर में क्यों छोड़ी, मुझे इस पर हैरानी है। जिस एक शख्स के जाने पर मुझे वाकई में हैरानी है, उनका नाम है क्या नाम है, संदीप पाठक। संदीप पाठक जो हम सबको आईटीएन है, आईटीएन है, और एक जमाने में वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में थे। उनका जो आखिरी डिजिग्नेशन था वो था जनरल सेक्रेटरी संगठन, पूरा संगठन देखते थे। पंजाब की जीत का बड़ा सेहरा उनके माथे पे लगाया जाता है, और वो बहुत ही लो प्रोफाइल और कैमरे और मीडिया से दूर रहने वाले शख्स थे। जो की बड़ी ताकत थे कि एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 माने जाते थे, और लगभग सारे वरिष्ठ नेता या तो उनसे नाराज थे या उनसे ईर्ष्यादग्ध थे। वो क्यों छोड़े? तो मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि दरअसल ये जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बन गई है, और जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की चलती है, बाकी किसी को उनके खिलाफ ना तो बोलने का अधिकार है, ना सहमति का अधिकार है, ना अपनी कोई इंडिपेंडेंट लाइन चलाने का अधिकार है, ना ही अपनी कोई अलग राय रखने का अधिकार है। तो जो सारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी के अंदर तैयार हो गई, जिसमें किसी तरीके का कोई सिस्टम है ही नहीं, ये उसका नतीजा है। जब देवता आपके ऊपर खुश हो गए तब तो आपके बल्ले बल्ले हैं, और अगर उनकी भरगुट्टी जरा सी तन गई तो फिर आपका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से चौपट। पता चला आपसे कोई बातचीत भी नहीं कर रहा। जब नेता ने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी तो पूरी पार्टी ने आपसे बातचीत बंद कर दी। एक जमाने में जिनकी तूती बोला करती थी, पता चला वो मीटिंग्स में नहीं उनको बुलाया जा रहा, और उनको डिजिग्नेशन तो बड़े बड़े दिए गए हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है।
तो एक वक्त होता है जब आदमी की ईगो एक हद तक उसको बर्दाश्त करती, फिर उसके बाद सोचने लगती है अब अपमानित करने से बेहतर या तो पार्टी छोड़ दे या फिर अपना कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर ले। तो जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी में, या जो कुछ लंबे समय से हो रहा है, ये बहुत ही अवश्यंभावी है। पूरी की पूरी आम आदमी की पार्टी, जो दरअसल इस देश की राजनीति को बदलने का दावा करने के लिए आई हुई थी, वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है अंदर से पूरी तरीके से सिस्टम विहीन हो गई है और ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है, यूटिलिटेरियन पॉलिटिक्स है। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है? जब तक आपकी यूटिलिटी है पार्टी के अंदर या नेता की नजर, पार्टी तो छोड़ दी, नेता की नजर में, जब तक आप उनके लिए यूजफुल है, जब तक आपकी उपयोगिता है, तब तक तो आपके बल्ले बल्ले है। और जिस दिन से उनको लगने लगा कि आपकी उपयोगिता खत्म हो गई, उस दिन से आप पार्टी में बिल्कुल हाशिए पे फेंक दिए जाएंगे। अगर आपको में अपमान सहने की क्षमता है तो आप बने रहें, और अगर अपमान सहने की क्षमता नहीं है तो फिर आप कोने में पड़े रहें और अपने वक्त का इंतजार करें। मुझे लगता है कि ये इसलिए संदीप पाठक का केस मुझे हैरान जरूर करता है, लेकिन वैसे मैं समझ सकता हूं कि क्यों उनको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उनको लगा कि उनके टैलेंट का बेहतर इस्तेमाल किसी दूसरी जगह हो सकता है। जी आशुतोष जी, दो चीजें हैं मैं जैसे समझ रहा हूं। यूटिलिटेरियन का आपने कहा, बीजेपी में तो और वो है, बीजेपी तो एक बार के लिए आपकी यूटिलिटी है, दे यूज फॉर वन, और उसके बाद वो भूल भी जाते हैं कि आप उनकी पार्टी में थे। खैर, जो मेरी समझ है, जो संदीप पाठक इसलिए था कि ये सारे लोग काम कर रहे थे क्योंकि 7 का संख्या होना जरूरी था। शायद ये संख्या बीजेपी भी कोशिश कर रही थी, अमित शाह भी कोशिश कर रहे थे कि 7 की संख्या हो जाए, और वो शायद 7वां सवार जो था वो मेरी जो सूचना, अंतिम सवार अशोक मित्तल थे, उनको ढकेल के नहीं होता है कि 7वां सवार तुम हो जाओ। मैं थोड़ा, लेकिन एक और जो मेरे जहन में है कुछ लोग, ये जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब लोग जो शिफ्ट हुए पंजाब, और मैंने 2 महीने पहले मेरी किसी से बात की, उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं और इन लोग इस समय जाके वहां पंजाब के अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। मेरी सूचना ये है कि कैंप की तैयारी नहीं, ये लोग सरकार चला रहे थे वहां से बैठ के, और जो लोकल लीडरशिप थी वो बिल्कुल उसको लग रहा था कि हमारी कोई यूटिलिटी नहीं है, और ये सारे लोग वहां शिफ्ट हो गए थे, पंजाब से ही इन लोग ऑपरेट कर रहे थे। क्या ये अब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि पंजाब सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, ये जब बीजेपी अमित शाह या इन लोग अभी चाहेंगे प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहेंगे, ये अब उनके ऊपर निर्भर कर रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि पंजाब सरकार, जो मुझे भी लगता है कि अब टिकेगी नहीं बहुत दिन। आशुतोष जी, देखिए आनंद जी, जब दिल्ली चुनाव हार गए तो इनके पास अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एकमात्र उपाय या सहारा था, वो था पंजाब की सरकार। और पंजाब की सरकार जब से बनी है आम आदमी पार्टी की सरकार, तब से लेकर पिछले कुछ महीनों तक उसकी छवि बहुत खराब हुई है। 2 परसेप्शन उसके बारे में थे, एक तो ये इन लोगों को गवर्नेंस नहीं आता, और दूसरा जमीन पे जबरदस्त तरीके से लूट मची हुई। यानी जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे उनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि ये इनके सारे एमएलए जो सब लोग जो है उसमें एक तरीके से पूरी तरीके से जुड़े हुए, ये आरोप गंभीरता के साथ लग रहा था। और मुझे याद है कि 5-6 महीने पहले जब मैं अमृतसर गया था, तब मुझे ये बात सुनने में मिली थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि एक पार्टी जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए आई थी उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे थे। तो खुद पार्टी से जुड़े हुए कई लोग जो मुझसे मिले उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए। तो ये एक बड़ा कारण था। तो मुझे लगता है कि जब इनको लग गया कि दिल्ली के अंदर अब सरकार चली गई है, 5 साल यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो सब लोगों ने शिफ्ट की पंजाब के ऊपर फोकस, और किसी भी तरीके से पंजाब में अपनी सरकार को बचाने की या दोबारा चुनाव जीतकर लौटने की अब उनकी कोशिश है। क्योंकि उनको मालूम है अगर पंजाब उनके हाथ से निकल गया तो फिर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बहुत मुश्किल होगा उसको दोबारा वापस ला पाना। इसलिए पूरी ताकत अरविंद केजरीवाल, सब लोग, और सबको मालूम है कि दरअसल आज की तारीख में पंजाब, ये अभी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, जब पंजाब में सरकार बनी थी उस वक्त भी उनकी जो सरकार थी वो दरअसल दिल्ली में बैठे लोग ही चलाते थे, और उनमें से राघव चड्ढा और इन सब लोगों के नाम बड़े प्रोमिनेंटली लिए जाते थे कि बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके फाइल देखे हुए ना तो कोई नियुक्ति होती थी और ना ही कोई काम हुआ होता था, और सब कुछ अरविंद केजरीवाल पीछे से बैठ के कंट्रोल या निर्धारित करते थे, जिसकी वजह से भगवंत मान काफी नाराज भी थे और उनके बीच में खटपट भी होती रही थी। आज की तारीख में देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 दुविधाएं हैं। पहली दुविधा क्या है कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी वहां आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश गिराती है, और तो उसका फायदा किसको होगा?
उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रमुख विपक्षी दल है और वहां पे वो आजादी के बाद से सत्ता में आती जाती रही है। अकाली दल उस स्थिति में है नहीं कि उस स्पेस को भर सके। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि वहां पे अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने? ये ये पॉलिटिकल कॉस्ट बेनिफिट आम भारतीय जनता पार्टी को करना है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज ये देखा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में उनकी अपनी सरकारें बनी हैं। अब तो बिहार में भी बन गई सरकार। वैसे में पंजाब एकमात्र स्टेट था नॉर्थ इंडिया में जहां अभी तक अपनी सरकार बनाने में नाकाम रहे, अपने बल पे सरकार बना। हरियाणा तक में बना ली थी, जहां पे कि एक जमाने में उनके पास सिर्फ 6 विधायक ही आते थे और कुछ 4-5% वोट ही उनको मिलता था। पंजाब में चूंकि सिखिज्म बहुत मजबूत है, अकाली दल वहां बहुत मजबूत हुआ करती थी, और जो सिखी राजनीति है और जो संघ की राजनीति है, इसके बीच में टकराव भी है, क्योंकि संघ अपनी विचारधारा में मानती है कि सिखिज्म जो है वो हिंदू धर्म से अलग कुछ नहीं। इस बात को लेकर टकराव वहां पे है। तो वहां के हिंदुओं में बीजेपी का असर तो है, लेकिन वहां की जो सिख जनता है उसमें इनका कोई असर नहीं है और उनको एक अलग नजर से देखा जाता है। तो मान लीजिए अगर कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़े और फायदा बीजेपी को ना हो कि कांग्रेस पार्टी को हो जाए, तो फिर अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल भी बन सकता है या बनता हुआ दिख सकता है। वैसी स्थिति में बीजेपी को यह तय करना है, तो क्योंकि बीजेपी कोई भी काम ऐसा नहीं करेगी जिसका उसको नुकसान हो राजनीतिक तौर पर या भविष्य में उसको नुकसान हो। अगर कांग्रेस रिवाइव होने लगती है तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय राजनीति के उसके ऊपर पड़ेगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा पड़ेगा। और अगर पंजाब के अंदर जो है वो बीजेपी को अगर इस तोड़फोड़ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला तो बेनिफिट क्यों देंगे? तो इसलिए, और तीसरी बात जो है वो ये कि 92 विधायक हैं, 92 विधायक में से 66 विधायकों को तोड़ना या 60 विधायक को भी तोड़ना कोई आसान काम नहीं है और वो मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है। अगर वो तृणमूल, अगर वो क्या कहते हैं, शिवसेना को तोड़ सकते हैं, शरद पवार के रहते हुए एनसीपी तोड़ सकते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये तो वो लोग हैं जिनका कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पार्टी को लेकर नहीं है। ज्यादातर वो विधायक अगर उनको लगेगा जिनकी नॉन पॉलिटिकल एक तरीके से लीनिंग्स हैं, तो वो टूट सकते हैं। तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि टूट नहीं सकते, टूट सकते हैं, इस संभावना से इनकार नहीं करता। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़कर कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है। नहीं, क्योंकि उसपे इसलिए भी कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा का बहुत अहम रोल था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ऐसा ही माना जाता है कि एक कुछ वर्ग विशेष, अब वो परसेंटेज तो नहीं मालूम, कि एलिजेंस राघव चड्ढा के साथ है। दूसरा, संदीप पाठक पंजाब इंचार्ज उनके साथ बहुत अभी 2 महीने पहले तक थे, तो संदीप पाठक के साथ भी मतलब जैसे हो जाता है किसी भी एमएलए से उनका भी संपर्क है। मैं एक चीज और जरा समझिए, एक पिक्चर आई थी शोले में एक असरानी जेलर बने थे, तो कहते हैं कि आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। तो क्या केजरीवाल साहब के आधे चले गए बीजेपी में, अब जो बचे हैं कुछ चले जाएंगे कांग्रेस में, और केजरीवाल साहब कहेंगे बाकी मेरे साथ आओ। मैं एक रेफरेंस के साथ ये नाम ले रहा हूं, मैं बता दूं, हम सबके मित्र हैं और हमें हरदम लगता है कि अगर राज्यसभा के, आप बिना नाम लिए बोलिए कि भाई पहले 3 सांसद जो राज्यसभा में जोरदार ढंग से बात रखते हैं और बिल्कुल टास्क पे ले जाते हैं विचारधारा के रूप में, काम के रूप में, उसमें संजय सिंह का नाम आएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि संजय सिंह अमंग फर्स्ट 5 राज्यसभा के बहुत मजबूत चीज से विपक्ष का पक्ष रखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो भी समझ के इंडिया 2024 के इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ, उन्होंने अपने को इंडिया गठबंधन से बाहर कर लिया। क्यों किया ये नहीं मालूम था, वो एक अलग पोजीशन ले रहे थे। बहुत से लोगों का मानना है कि संजय सिंह, जैसे राघव चड्ढा कहते हैं ना, आई एम अ राइट पर्सन इन अ रॉन्ग पार्टी, इसीलिए संजय सिंह के लिए भी लोगों का है कि राइट पर्सन इन अ रॉन्ग पार्टी। तो ये क्या आपको लगता है कि आपका भविष्य अंतोगत्वा वो अरविंद केजरीवाल की कुछ इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, ये होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये जो मिथ है और जो मीडिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आम आदमी पार्टी में एक आदमी के अलावा दूसरा ना तो कोई टिकट बांटता है और ना ही किसी एमएलए एमपी के एलिजियंस उनके अलावा किसी दूसरे को सबको मालूम है। तो ये जो कहा जा रहा है कि दरअसल राघव चड्ढा ने टिकट बांटे या संदीप पाठक ने टिकट बांटे इसलिए कुछ एलिजियंस इनके साथ हो सकती है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि ना तो संदीप पाठक अपने बल पे किसी को चुनाव जिता सकते हैं और ना ही
राघव चड्ढा किसी को जिता सकते हैं, और ना ही बाकी के जो 4-5 लोग हैं वो भी किसी को चुनाव जिता सकते हैं। उस स्थिति में है ही सिंह का नहीं। नाम था वो, नहीं हम लोग जो नाम नहीं ले पा रहे थे, हाँ, हरभजन सिंह थे वो। हरभजन जी। तो इनमें से कोई इस स्थिति में नहीं कोई चुनाव जिता सके, तो और ना ही ये एक विधायक को इधर से उधर कर सकते हैं। हाँ, अनलेस कि कोई बहुत अग्रीव्ड हो वहां पे, मतलब जो बहुत नाराज बैठा हो, जिसको खुन्नस निकाल ली हो और उसको कोई बड़ा प्रलोभन दे दिया गया हो, लेकिन तो भी तब छोड़ेगा जब 60 विधायक छोड़ने की स्थिति में होंगे। तो इसलिए एलिजियंस तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि वही लोगों का करियर बना सकते हैं, लोगों का करियर बिगाड़ सकते हैं, वही चुनाव जिता सकते हैं, वही चुनाव हरा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई। जहां तक संजय जी की बात है, देखिए मैं एक डिस्क्लोजर करना चाहता हूँ। संजय जी मेरे व्यक्तिगत तौर पर मेरे पारिवारिक मित्र हैं, तो मैं अगर कोई बात कहूंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं या तो उनको डिफेंड कर रहा हूं, फिर या फिर उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, या उनके बिहाफ पे कोई, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। मैं जो भी बात कहूंगा ऑब्जेक्टिव तरीके से कर रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी का प्रोफाइल संसद के अंदर बहुत बढ़ाया है, बहुत मजबूती के साथ वो पार्टी का पक्ष रखते हैं, और ये बात पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों को पसंद नहीं है, पार्टी के बाहर भी कुछ लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन उनका जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट फिलहाल पार्टी को लेकर है, और अभी तक उन्होंने एक भी ऐसी ना तो कोई बात कही जिसके आधार पर अंदाजा लगे कि दरअसल वो पार्टी से नाराज है या अरविंद केजरीवाल को छोड़ने की किसी योजना पे काम कर सकते। अब कल भविष्य में क्या हो जाए तो मुझे नहीं मालूम, ये अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, ये दो लोग जो एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय थे एक तरीके से, मतलब उनकी फ्री एंट्री उस घर के अंदर थी, हर मीटिंग में वो मौजूद रहते थे, बड़े बड़े फैसले करते थे और बहुत करीबी माने जाते थे, उनके दरअसल आईज एंड ईयर्स थे। लेकिन उनके बारे में आज से तकरीबन 1 साल पहले तक, विधानसभा चुनाव के पहले से स्पष्ट था वो पार्टी छोड़ेंगे। तो इसलिए मेरा मानना यह कि अब जो 3 लोग वहां पे बचे हैं, एनडी गुप्ता और जो सीचेवाल और संजय सिंह, अब इनके टूटने की मुझे कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती किसी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से कोई टूटेगा। जाहिर सी बात है बाकी दोनों को भी तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि सब जानते हैं संजय सिंह तो अपनी राह पे चलते हैं, वो तो किसी के कहने पे फैसला करते नहीं है, और पार्टी के अंदर भी उनकी स्थिति ठीक है, ऐसा नहीं है। पार्टी के अगर आज की तारीख में पार्टी में अगर किसी अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी दूसरे शख्स की तक लोगों की पहुंच है तो वो संजय सिंह है। हमेशा वो लोगों की मदद भी करते हैं, और लोग जो है उनसे अपने आप को जोड़ते हुए, चाहे पंजाब के एमएलएज हों, चाहे पंजाब के कार्यकर्ता हो, चाहे दिल्ली के कार्यकर्ता हो, दिल्ली के एमएलएज हों, तो वो पावरफुल स्थिति में है, पावरफुल पोजीशन में है, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी है। और अगर उनको भटकना होता तो बहुत पहले भटक चुके होते, क्योंकि उनको तो खामखा बिना किसी कारण के उनके घर पे छापे पड़े, तो बिना किसी कारण के उनको जेल में डाला गया, मतलब कोई जेल में डाले, हाँ, कोई कारण नहीं था उसके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ के कहीं जाने वाले हैं, वो पार्टी में ही रहेंगे। अब भविष्य में क्या हो जाए तो कोई नहीं जान सकता। खैर ठीक, मैं एक थोड़ा सेंसिटिव है, एक और लोग, हम सब लोगों को एक थोड़ा सा रहता है, जो आम आदमी पार्टी जब आई थी इस बार पंजाब में, उससे पहले भी जब वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, वो एक जिसको कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं वो प्लेइंग विद फायर है। पंजाब के उस सेंसिटिव इशू को, जो इसमें खालिस्तान की बात भी होती है, उसको कोवर्टली कहीं ना कहीं वो उसको प्ले करते हैं, इस तरह का आरोप लगता आया है। और शायद ये भी एक वरीसम बात है, क्योंकि जो पंजाब है वो इम्पोर्टेंट है, देश का सबसे बड़ा, भाई खाने में, अनाज में, देश की सुरक्षा की दृष्टि से। मैं उस पर एक बहुत छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि वो भी क्या कहीं ना कहीं एक कारण है जिसकी वजह से ये जो भगवंत मान को बना दिया, जिस तरह से लोग चुन के आए वहां, वो एक कहीं कहीं आपको विचलित करता है, वो वाला एलिमेंट। देखिए पंजाब, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि प्रॉब्लमेटिक स्टेट है, लेकिन पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट जरूर है। बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा वहाँ पे आतंकवाद का एक इतिहास भी रहा है, कत्लो गारत वहाँ लोगों ने देखा है। फिर पंजाब की पॉलिटिक्स भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में इस लिहाज से भी अलग है, क्योंकि वहाँ धर्म और राजनीति का ठीक ठाक घालमेल है। वहाँ पे जो बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हैं, उनको जो है वो गोल्डन टेम्पल जाके मत्था टेकना ही पड़ता है, और वहाँ पे जो धार्मिक संगठन है वो बहुत कुछ कंट्रोल भी करते हैं और बहुत कुछ निर्धारित भी करते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मेरा मानना ये कि ये मैंने कभी छुपाया नहीं और हमेशा कहता भी रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी क्या ऐसे राज्य को चलाने के लिए इक्विप्ड है, क्या उसके पास वो राजनीतिक योग्यता है, क्या वो राजनीतिक कौशल है, इस पर मुझे हमेशा से एक संदेह लगा रहा। और मैं ये तो कह सकता हूं कि पिछले दिनों पंजाब में जो स्थितियां हैं वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है।
पंजाब नीड्स अ वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन, वेरी वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन, जो केंद्र के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सके और जो पंजाब की जो राजनीति है उसको भी अच्छे तरीके से समझ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके चल सके। तो पंजाब उस लिहाज से बहुत डिफरेंट स्टेट है। जी इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब में बहुत मैच्योर तरीके से हैंडलिंग की जरूरत है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप अच्छी तरीके से समझते हैं मेरी बात, मुझे मैं क्या जी कहने जी की कोशिश कर। जी, मैं बस अंतिम प्रश्न करके इसको खत्म कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक चिट्ठी लिखी है कि वो स्वर्णकांता शर्मा जी जो जज साहिबा हैं, उन्होंने अपने को रिक्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मैं ना अपियर होऊंगा ना मेरा वकील जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो गांधी जी के सत्याग्रह की राह पे हैं। और मुझे अजीब सा लगा जब वो ये कह रहे थे तो पीछे वो गांधी की वो फोटो हटा दिए थे और अब वो भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाते हैं, लेकिन चलना चाहते हैं गांधी की राह पे। इसका प्रशांत भूषण साहब जो एक समय आम आदमी जो इस समय क्रिटिक भी थे, उन्होंने इसका स्वागत किया है कि ये बिल्कुल ठीक है। वो जो मुझे एक आता है कि जब आप गांधी के राह पे चलना था तो उनकी फोटो तो कम से कम लगे रहने देते। तो ये एक आई एम नॉट यूजिंग अ हार्श वर्ड, पर ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ थॉट की भी मुझे समस्या आती है। जब आपको सूट करे तो गांधी की राह पे चलेंगे, जब सूट न करे तो गांधी की फोटो भी हटा देंगे। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका क्या है कि ये ठीक है, ठीक रास्ता है स्वर्णकांता जी जस्टिस के? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपसे कह दूं कि आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब रामलीला मैदान पे धर्म अनशन पर बैठे थे तो पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर थी, लेकिन उसके बाद क्यों इन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाकर बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगा दी, उसे कारण बड़े सिर्फ पंजाब चुनाव को लेकर। क्योंकि पंजाब में आज भी 27-28% जो है वो दलित तबका वहां पे रहता है जो बाबा साहब अम्बेडकर को पूछता है। दूसरा, भगत सिंह की पहचान एक बड़े सिख और पंजाब की एक तरीके से अस्मिता से जुड़ा हुआ है, तो उसको लेके था। तो जब उनको लगा कि वहां गांधी उतने सूटेबल नहीं होंगे, क्योंकि गांधी जी तो किसी को वोट दिलाते नहीं है, तो उनको लगा बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह वोट दिला सकते, तो उन्होंने तस्वीरें लगा दी। जहां तक इस मामले का प्रश्न है, देखिए, अरविंद केजरीवाल हमेशा अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं। वो परंपरागत तरीके से राजनीति नहीं करते। वो यही काम जो हाई कोर्ट में जो फैसला आने वाला है, या अभी तक तो रिक्यूज जो नहीं किया जस्टिस स्वर्णकांता ने, वो उसको बहुत धीमी गति से या बहुत ही चुपचाप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। भाई मुझे इनके पर भरोसा नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्विस्ट दिया कि भाई मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि स्वर्णकांता जी के रहते हुए मुझे न्याय नहीं मिल सकता। अब ये मॉरल क्वेश्चन, लीगल क्वेश्चन उन्होंने जज महोदया के सामने डाल दिया, कोर्ट के सामने डाल दिया कि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो आप कोई भी फैसला करिए, वो मैं उसको अलग नजर से देखूंगा। देखिए, किसी ना किसी दिन आज की तारीख में जो जुडिशरी की जो हालत है और जुडिशरी को लेके जो लोगों के मन में एक बेचैनी बढ़ती जा रही है, देर सवेर किसी न किसी नेता को ये काम करना ही था। मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, क्योंकि आज जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है वो धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही। और मैं आपका ध्यान इस ओर भी इशारा करूंगा कि आप देखिए, जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मासूमियत के साथ बंगाल के एसआईआर के संदर्भ में कहा, अगर आप इस बार वोट नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? हाँ, हम आपको डिसएनफ्रेंचाइज थोड़ी कर रहे हैं। क्या ये इतनी आसान सी बात है कि मतलब आप 27 लाख लोगों का वोटिंग राइट सस्पेंड हो जाए और आप इसको मानते हैं कि एक बार वोट नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? फॉरगेट अबाउट कि ये किसके पक्ष में वोट देते हैं, फॉरगेट अबाउट, ये सीधे सीधे भारत के संविधान का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट उस पर एक बहुत ही वो टिप्पणी कर रहा है। मतलब कायदे से तो उनको ये कहना चाहिए 27 लाख लोग इस चुनाव में वोट देंगे और इनके वोटिंग राइट्स के संदर्भ में अगली बार हम फैसला करेंगे। अगर इन्होंने गुमराह किया है तो सबकी वोटिंग राइट्स हम सीज कर लेंगे। और ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जस्टिस जयमाला बागची ने ये कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन, आप तो 2002 का नियम खुद ही बनाते हो, खुद ही उससे वापस चले जाते हो। तो जब आप मान रहे थे कि इलेक्शन कमीशन सही नहीं कर रहा है, तो आपको ये फैसला देने में क्या दिक्कत? तो जब इस तरीके की बातें जुडिशरी को लेके होने लगे, तो इसका मतलब जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है। तो देर सवेर
जो इस देश के अंदर एक नॉर्म है कि भाई हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। आदमी 20-20 साल तक जेल में रहता है और 20 साल के बाद निकल के आता है कि बाइज्जत बरी होके बोले मुझे जुडिशरी में बड़ा बड़ा भरोसा है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ये कदम उठा के एक बड़ा गंभीर सवाल हमारी जुडिशरी के सामने खड़ा कर दिया है कि या तो जुडिशरी अपनी क्रेडिबिलिटी को दोबारा रिस्टोर करे और वो लोगों की नजर में जो उसका रुतबा था या अभी भी है उसको और मजबूत करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लोगों का जो भरोसा है वो जुडिशरी पे कम होगा और मैं उसको अरविंद केजरीवाल के इस कदम को उसी रिफ्लेक्शन में देखने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अगर कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होता तो वो भले सुप्रीम कोर्ट में जाके इनके खिलाफ चुनौती देता, लेकिन ये नहीं कहता। बट अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल है, यू कैन अंडर एस्टिमेट हिम। जी जी, मैं आशुतोष जी बस चलते चलते इतना कह दूं, जो डेमोक्रेसी हम लोगों ने समझी थी और जो था उसमें तो ये था कि एक आदमी की वजह से भी कभी ना छूट जाए, और डेमोक्रेसी वाज ऑलवेज देयर फॉर माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी के लिए नहीं थी। वो भले ही वो 27 लाख लोग उस मेजॉरिटी में 1%, 2%, 4% वोटर हो, उनके राइट्स को इस देश ने प्रोटेक्ट नहीं किया। ये कहीं ना कहीं तारीख में तो लिख ही दिया गया है। और मुझे शर्म आई जब ये कहा गया कि उसमें से 139 लोगों को हमने इंक्लूड कर दिया। 27 लाख में 139 को मतलब ये न्यूज कैसे इस देश की हो सकती है। चर्चा में आने के लिए और जरा एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की कुछ बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।